यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा रहेगा, मतलब फुल लिंक टेस्ट यहाँ पर दूसरा रहेगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका फुल लिंक टेस्ट यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यहाँ पर जो है, ठीक है। फुल लिंक टेस्ट यहाँ पर पहला हम लोग देख चुके थे, ठीक है। दूसरा टेस्ट हम लोग यहाँ पर इसका देखेंगे और इसका पार्ट 1 दूसरे का हम लोग देख चुके हैं और दूसरे का पार्ट 2 यहाँ पर अभी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग 51 तक क्वेश्चन कर चुके थे, अभी परसों किया था हम लोगों ने पार्ट 1, और आज पार्ट 2 करेंगे। 52 से स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। और उसके बाद फिर जो दृष्टि का यहाँ पर अभी टेस्ट हुआ था उसको भी हम लोगों ने कल कराया हुआ है। दृष्टि का मेंटर से जो टेस्ट चला है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो, जैसे कि यहाँ पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ें वहाँ पर कवर की गई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भी जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, देखते हैं। और यहाँ पे देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो कर रहे हो सब क्वेश्चन, ये सब कहाँ से आता है? टॉपिक से आते हैं। टॉपिक कहाँ से पढ़ोगे? आपको डेली टारगेट में आपको जो देता हूँ टॉपिक, वहाँ से टॉपिक आप उठाओ और एक एक चीज़ आप पूरे पढ़ते जाओ और एक एक चीज़ आपके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे बाद में आपके, ठीक है। तो आज मैंने टॉपिक आपको दिए इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के टोमेन टॉपिक और की पॉइंट सब टॉपिक, सब एक एक चीज़ निकाल के मैंने शेयर किया है। तो आप डेली टारगेट देखो और यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ भी दे रखा है मैंने और यूट्यूब पे भी दे रखा है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है एक बार समझ सकते हो उसको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं 52 से। क्वेश्चन 52 है, यहाँ से देखते हैं। पहला बोला है इसमें भारत के संविधान राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उसके संबंध में विचार करना है। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी में होगी, पहली बात। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से बोला है कि इसमें संघ के राज की जो प्रयोजन होते हैं उसके लिए प्रयुक्त अंकों के रूप में भारतीय अंकों का देवनागरी रूप होना चाहिए, यह देवनागरी रूप होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए, न कि देवनागरी रूप स्वरूप, गलत होगा। संविधान में यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा 8वीं सूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से ही अपनानी होगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी राज्य को आधिकारिक भाषा का चयन 8वीं सूची में दी गई भाषाओं तक सीमित नहीं बनाता है ना, गलत होगा। जब तक राज्य विधानमंडल विधि अथवा विधियन था बंद ना करेगी तब तक राज्य के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग जारी रहेगी, ये बात करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जब तक राज्य विधानमंडल किसी अन्य भाषा को नहीं बना लेता है तब तक अंग्रेजी ही डिफ़ॉल्ट जो आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। चौथा और पहला दो बातें सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की 5वीं सूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। किसी राज्य का राज्यपाल किसी क्षेत्र के या किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए सशक्त होता है, पहली बात। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है और भी क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकता है, राइट। उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है और वह पदनाम जैसे कि रद्द कर सकता है, जो यहाँ पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा परामर्श करके उस क्षेत्र के लिए पदनाम के आदेश जारी किए गए थे, है ना। तो ये बात गलत होगी। राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधान मंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू नहीं होगा। दोनों बातें गलत है, आंसर 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 54 है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र साख जमा अनुपात के बारे में विचार करना है। इसमें बोला है ये बैंक की जमा राशि को उस अनुपात को मापता है जिसका उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। 54 का पहला करेक्ट होगा। सेकेंड, उच्च साख जमा अनुपात का लगातार बना रहना बैंकिंग प्रणाली में तरलता लिक्विडिटी के दबाव को कारण बन सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्च जो सीडी होता है, मतलब जो साख जमा होती है, ये अनुपात सामान्यतः बेहतर वित्तीय विकास का संकेत देता है, जैसे कि मजबूत ऋण मांग, वित्तीय सुदृढ़ीकरण करना और समृद्धि, और यद्यपि अत्यधिक वृद्धि तरलता का दबाव डाल सकती है और महंगी उधार लेने के लिए मजबूर कर सकती है और ऋण दरों में वृद्धि कर सकती है और जमा कमी होने पर अस्थिरता का जोखिम पैदा कर सकती है। तो यहाँ से सेकंड करेक्ट होगा। पहला क्या था? पहला गलत था, पहला भी सही था ना, दोनों बातें करेक्ट है। 54 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 55 है, भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। डीप टेक स्टार्टअप वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी विषयों में प्रगति पर आधारित समाधानों पर केंद्रित होता है। पहला 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। किसी डीप टेक स्टार्टअप को
उसके निगमित होने की तिथि से अधिकतम 20 वर्षों तक स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ये निर्धारित करने वाला अंतिम प्राधिकरण है कि कोई कंपनी स्टार्टअप्स या डीप टेक स्टार्टअप के रूप में योग्य है या नहीं। तीसरी बात से गलत है, क्योंकि DPIIT ही अंतिम प्राधिकरण होगा जो ये निर्धारित करता है कि कोई कंपनी स्टार्टअप से या डीप टेक स्टार्टअप होगी या नहीं। ठीक है, तीसरी बात गलत होगी। 1 2 सब करेक्ट है, बी आंसर होगा। 56 है वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2। निम्न ICOR निवेश दर स्थिर रहने की स्थिति में उच्च आर्थिक वृद्धि की ओर ले जाता है। पहला 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, ICOR अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता का एक माप होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि ICOR अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता या क्षमता जो दक्षता होती है उसका एक मापक है और ये दर्शाता है कि अतिरिक्त उत्पादन के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? ए आंसर करेक्ट है। 57 है हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के संबंध में विचार करना है। CPI का आधार वर्ष 2024 कर दिया गया। पहला क्या होगा? 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ग्रामीण आवास भाड़ा को पहली बार वस्तुओं की टोकरी में शामिल किया गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि नई श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण सुधार ग्रामीण आवास को पहली बार शामिल करना होगा और ये ग्रामीण उपभोग की पहुंच में सुधार करने के लिए किया गया है। दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि सेवाओं की संख्या 40 से बढ़कर 50 हो गई है और इसमें सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ है और नई सेवाओं में OTT सब्सक्रिप्शन जो बेबी सिटर और व्यायाम उपकरण है वो शामिल हुए। तीनों बातें सही हैं। चौथा, खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह के सापेक्ष भार में वृद्धि हुई है। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि खाद्य और पेय पदार्थ सबसे बड़ा घटक बना हुआ है, लेकिन एक नई श्रृंखला में इसका वास्तव में जो हिस्सा है वो घटा है और पिछली वर्गीकरण प्रणाली में इसका भार 45.86 था, जबकि यहाँ पर 2024 में नई वर्गीकरण संरचना के अंतर्गत ये 36.75% रह गया है। ये गलत होगा। 1 2 3 करेक्ट है। 58 है भारत से निरंतर पोर्टफोलियो निवेश FPI के बहिर्गमन के सबसे संभावित आर्थिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, आंसर हो जाएगा। एक तो आयातित मुद्रास्फीति की वृद्धि होना। ठीक है, आयातित मुद्रास्फीति की जो वृद्धि होगी उससे क्या होगा? जब विदेशी निवेश FPI में निकासी होती है तो अक्सर इससे भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास होता है और कमजोर रुपए के कारण घरेलू मुद्रा में आयात महंगा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत अपनी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है। पहला करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI भारतीय बाजार से बाहर निकलते हैं तो वे अपनी रुपए में मूल्यांकित संपत्ति शेयर बॉन्ड्स बेचते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए उन्हें रकम भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर में बदलना पड़ता है, जिससे यहाँ पर उससे विदेशी मुद्रा बाजार जो होती है उसमें डॉलर की भारी मांग को लेकर के अधिक आपूर्ति हो जाती है। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, 1 और 2। 58 का आंसर C। 59 59 नंबर, ऋण से मूल्य लोन टू वैल्यू अनुपात के संबंध में विचार करना है। LTV अनुपात किसी ऋणदाता द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का वित्त पोषण की जा रही परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात को दर्शाता है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। उच्च LTV अनुपात ऋणदाता के लिए कम से कम या कम ऋण जोखिम को दर्शाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि उच्च LTV अनुपात का अर्थ होता है कि उधारकर्ता ने कम डाउन पेमेंट किया है और संपत्ति के मूल्य के रूप में एक बड़े हिस्से का वित्त पोषण कर रहा है, जिससे यहाँ पर ऋणदाता के लिए उच्च क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होता है। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक आवास ऋणों के लिए अधिकतम LTV सीमा निर्धारित करता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि RBI जो है आवास ऋण और स्वर्ण ऋण के लिए अधिकतम LTV अनुपात निर्धारित करेगा। 1 और 3 करेक्ट है, C। क्वेश्चन 60 है भारत की वित्तीय प्रणाली जो है उसके बारे में विचार करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प प्राथमिक डीलर जो होते हैं उनकी भूमिकाओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो यहाँ पर जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, प्राथमिक जो यहाँ पर डीलर होते हैं, ये RBI के साथ पंजीकृत संस्थाएं होती हैं जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस प्राप्त होता है और इनकी प्राथमिक भूमिका सरकार के उधार कार्यक्रम को समर्थन देना। ठीक है, और ये सरकारी प्रतिभूतियाँ
जीसेस और ट्रेजरी बिल की नीलामी में सीधे भाग लेते हैं और अक्सर इन्हें निर्गम का अंडर राइटिंग करना आवश्यक होता है, जिसका अर्थ है कि यदि नीलामी के पर्याप्त खरीदार नहीं होते तो शेष पूंजीपति या पूंजी जो प्रतिभूतियाँ हैं उसको स्वयं खरीदना पड़ता है और ये तरलता सुनिश्चित करने के लिए दो तरफा कोटेशन प्रदान करके बाजार निर्माता में कार्य करने के लिए निवेशक को आकर्षित करते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 60 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। छोटी सी बात में समझ सकते हो, वे सरकारी प्रतिभूतियों का अभियान करते हैं और उनमें बाजार निर्माण करना। 61 है वित्तीय बाजारों में एल्गोरिदम ट्रेडिंग के संबंध में विचार करना है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग करके पूर्व निर्धारित निर्देशों के आधार पर ऑटोमेटिक ट्रेड्स निष्पादित किए जाते हैं। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड है भारत के शेयर बाजारों में से इसे बाजार में अस्थिरता की चिंताओं के कारण प्रतिबिंबित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि पर भारत में एल्गो ट्रेडिंग प्रतिबंधित नहीं है। वास्तव में ये एनएसई और बीएसई जैसे प्रमुख एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ओनली वन करेक्ट है, आंसर एक। 62 है वर्ष 2025 के शांति अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित परमाणु दायित्व ढांचे में परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। ये परमाणु विद्युत संयंत्र संचालकों के लिए उनके जो प्रतिष्ठान है उसके आकार के आधार पर श्रेणीबद्ध दायित्व सीमा का प्रावधान करता है। पहला 62 का पहला करेक्ट है। ये केंद्रीय सरकार को परमाणु दुर्घटना से उत्पन्न दायित्वों की पूर्ति हेतु एक परमाणु दायित्व कोष स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। सेकेंड बात भी सही होगा। ये दुर्घटना की स्थिति में संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अवलंब अधिकार को समाप्त कर देगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि विधेयक में क्षतिपूर्ति के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया सकता और यदि किसी लिखित अनुबंध में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान है या यदि घटना जानबूझकर नुकसान पहुंचाती है तो उसका उद्देश्य की गई तो यह अधिकार बरकरार रखे जाएंगे। ठीक है, यद्यपि इसमें यह प्रावधान जिसके अंतर्गत उपकरण या स्पष्ट प्रत्यक्ष दोषों के निम्न स्तरीय सेवाओं के कारण होने वाली दुर्घटना उसकी क्षतिपूर्ति की अनुमति थी। ठीक है, तो सिर्फ 1 2 करेक्ट होगा, तीसरा गलत है। आंसर दो बातें करेक्ट हैं, बी सही होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है बौद्धिक संपदा के संबंध में अनिवार्य लाइसेंसिंग कंपनी जो है इसके बारे में विचार करना है। अनिवार्य लाइसेंसिंग सरकारों को पेमेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट प्रदान का आविष्कार उपयोग करने के लिए अधिकार देती है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे विश्व व्यापार संगठन WTO के ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत विशिष्ट शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। देखो ट्रिप्स जो है ये टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ पढ़ने के लिए। आपको जब मैंने डेली टारगेट स्टार्ट भी इकोनॉमी के किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने आपको टारगेट दिए थे कि ट्रिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। पूरा टॉपिक मैंने आपको दिया था और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने इसके। ठीक है, तो देखो इस वजह से कहता हूँ डेली टारगेट से चीज़ों को शामिल करो अपने आप में, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स आप देने जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है वो आपकी जो पढ़ रहे हो उनमें से ही है। शायद आप वो चीज़ें पढ़ चुके हो या नहीं पढ़ा हो, छूट रहा हो आपका, तो जितने टॉपिक छूट रहे हैं उनको कवर करो चीज़ों को। ठीक है, एक आपका सब एक प्लस पॉइंट मिल रहा है चीज़ों को समझने देखने का, है ना। यहाँ पे कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है कि पैसे देना है, पे करना है, तो उससे आपको किसी को नहीं, सब फ्री है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन 64 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। भंडारण सरणी और उनकी ऊर्जा जो भंडारण तकनीकी है वो पहली बात है इसमें। इसका बोल रहा है यांत्रिक संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण होगा। ठीक है, दूसरा विद्युत रासायनिक ये हो जाएगा आपका जस्ता आधारित बैटरियाँ, बी का 3 हो जाएगा जिंक आधारित बैटरी। तापी जो तापी होते हैं ये पिघले हुए लवण का भंडारण होता है, मोल्टेन सॉल्ट स्टोरेज होता है। जो विद्युत होते हैं ये क्या होता है, ये अतिचालक चुंबकीय भंडारण होते हैं। ये करेक्ट आंसर 64 का यहाँ से स्टेप से मैच करेंगे तो ये आएगा। 65 है सिकल सेल एनीमिया के संबंध में विचार करना है। ये एक आनुवंशिक विकार है जो हीमोग्लोबिन के लिए कोटित करने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, ये तभी होता है जब किसी व्यक्ति को दोनों माता पिता में दोषपूर्ण जीन विरासत में मिलते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन को भारत सरकार के ने सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2
और 3 सभी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 65 का 1 2 3 डी। 66 है तार्किक विकास में चंद्रशेखर सीमा का क्या महत्व होगा? तार्किक जो विकास है इसमें चंद्रशेखर सीमा का क्या महत्व है? करेक्ट आंसर होगा 66 का ये महत्व होगा कि ये श्वेत जो बौने होते हैं उसके लिए अधिकतम द्रव्यमान सीमा निर्धारित करती है जिसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण संकुचन प्रारंभ हो जाता है। डी यहाँ से सही आंसर होगा 66 का, क्योंकि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? ये सीमा का नाम खगोल जो भौतिक विज्ञानी जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था और ये उस अधिकतम द्रव्यमान को संदर्भित करता है जिससे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना अधिक द्रव्यमान वाला एक ठंडा तारा अपने गुरुत्वाकर्षण पतन से पहले ही सहन कर सकता है। और तारों की गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता जो होती है उसकी गतिशीलता को पतन की समझने के लेकर के सैद्धांतिक उदाहरणों को महत्वपूर्ण बताता है। 67 बनाते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के संबंध में विचार करना है। ये क्या होते हैं? देखो माइक्रो सैटेलाइट्स जिन्हें सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या शॉर्ट रैंडम रिपीट्स भी कहा जाता है, डीएनए के दोहराव वाले भाग होते हैं जिसमें कुछ खास पैटर्न प्रतिरूप 1 से 6 या उससे अधिक के बेस पेयर क्षारक युग्म दोहराए जाते हैं, समानता 5 से 50 बार के बीच में। और ये किसी जीव के जीनोम को हजारों स्थानों पर पाए जाते हैं क्योंकि इसमें किसी भी स्थान पर दोहराव की संख्या अलग अलग काफ़ी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, और ये अत्यधिक पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 68 है डायमंड बैटरी जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डायमंड बैटरी जो संबंधित है 68 का सही आंसर एक ऐसी बैटरी जो कृत्रिम हीरो का उपयोग करके परमाणु अपशिष्ट के उत्सर्जन विकिरण को बिजली में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? 68 का सही आंसर है। 69 थोड़ा सा वो जान लेते हैं डायमंड बैटरी के बारे में। डायमंड बैटरी क्या होती है? ये कैंपेबल जो होती है डायमंड बैटरी के उपयोग को लेकर नेत्र प्रत्यारोपण जो श्रवण कान के जो यंत्र होते हैं सुनने के लिए उसको लेकर के, ठीक है, पेसमेकर चिकित्सा उपकरण आदि में यहाँ पर इसका प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे यहाँ पर प्रतिस्थापन आवश्यकता और रोगियों में होने वाली परेशानी को कम किया जा सकता है। ठीक है, डायमंड बैटरी का उपयोग अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों में उन चरम वातावरण में किया जा सकता है जहाँ पारंपरिक बैटरियों का उपयोग करना व्यवहारिक नहीं है और ये बैटरियाँ सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग शक्ति प्रदान करती हैं जहाँ पृथ्वी या अंतरिक्ष उपकरण जैसे अंतरिक्षयान या पेलोड के पहचान आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बता चुका हूँ इसका मैं। ठीक है, 68 का बी। 69 आते हैं भारत में 19वीं शताब्दी के संबंध में विचार करना है। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली सभी क्षेत्रीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर विकास पर सबसे गंभीर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस पर आधारित था और यह अधिनियम एक अत्यंत पक्षपातपूर्ण और नस्ली भेदभाव से भरा था जिसका उद्देश्य देश की जो स्थानीय भाषा में सरकार के किसी भी विरोध को दबाना था। ठीक है, 1878 के आर्म्स एक्ट ने यूरोपियों को आग्नेयास्त्र रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में छूट दी थी। सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक नया शस्त्र अधिनियम पारित किया था जिसने पूरे भारत में बंदूक रखने और लाइसेंस स्थापित प्रणाली को दायरे से बाहर रखा था। आगे 1883 में इल्बर्ट विधेयक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि भारत में ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामले अध्यक्षता वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा की जानी चाहिए। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। 2 और 3 दोनों सही है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70 है मंदिरों पर विचार करना है। विठल मंदिर, सौर मंदिर, ठीक है, लोटस मंदिर महल और कैलाशनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। इनमें से कितने मंदिर दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का, ये निर्मित हुए थे। एक तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुए थे तो इसका जो आंसर हो जाएगा विठल मंदिर है ना, विजयनगर की वास्तुकला पराकाष्ठा का प्रेजेंट करता है, विठल मंदिर हो गया। और एक हो जाएगा आपका हो जाएगा लोटस टेम्पल है ना, लोटस टेम्पल, लोटस महल विजयनगर साम्राज्य के दौरान निर्मित, ये शाही केंद्र की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा लोटस के बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें करेक्ट है तो सी बी आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन 71 है सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ शीर्ष के संबंध में विचार करना है। इसे प्रारंभ में सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाया गया था।
71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, इसे बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा है, इसका आधार उल्टी कमल के आकार का होता है जिस पर 24 तीलियां वाला एक चक्र अंकित है। तीसरी बात गलत है क्योंकि चक्र को कमल के फूल पर नहीं बल्कि शीर्ष फलक जो है, जो सिंहों के नीचे चबूतरा है, उस पर दर्शाया गया था और ये चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर 71 का ए कर दो, ए 72। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में विचार करना है। यह आयरिश राष्ट्रवाद से प्रेरित एक प्रमुख राजनीतिक अभियान था। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। सेकंड बात गलत है क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अपने संगठन होम रूल लीग में स्थापित किए गए। दोनों लीगों में अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित किए थे। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में काम आने वाली थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग भारत में काम करने वाली लीग में से थी। महात्मा गांधी ने 1920 में आयोजित ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरी बात से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, सी। 73 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्षेत्र से अलग होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। पहली बात। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि 1933 में नासिक जेल में जीपी नारायण, अशोक मेहता और SM जोशी, NG गोरे और ML दंतवाला और अच्युत पटवर्धन जैसे कई यहाँ पर युवा समाजवादियों ने कांग्रेस गठबंधन संगठन से उसके भीतर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार रखा था। उनका उद्देश्य कांग्रेस की नीति को समाजवादी विचारधारा की ओर प्रभावित करना था और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस दल के गठन का स्वागत करते थे। तो यहाँ से क्या होगा? पहला गलत है। दूसरा है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में आयोजित किया हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या होगी? सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल बी, है ना, सही होगा। 74 है, प्राचीन शिक्षण केंद्र संस्थापक और वर्तमान इसके राज्य कौन से हैं? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या होगा? 74 का पहला से करेक्ट है, कुमारगुप्त बिहार। सेकंड, तक्षशिला विश्वविद्यालय सम्राट अशोक पंजाब। ये भी बात गलत हो जाएगी क्योंकि तक्षशिला की स्थापना अशोक ने नहीं की थी। उनके समय में से पहले यहाँ पर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। मौर्य काल द्वारा इसका विकास हुआ था और लेकिन इसकी उत्पत्ति बाल गंगाधर जो गंधार काल है उसमें मानी जाती थी और ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। अदोनपुरी गोपाल ओडिशा, ये बात यहाँ से क्या होगी? गलत है क्योंकि अदोनपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। ठीक है, और ये वर्तमान बिहार में स्थित, न कि पश्चिम बंगाल या ओडिशा में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथी बात करेक्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल और यहाँ पर 8वीं शताब्दी में वर्तमान बिहार में, ये बात करेक्ट है। 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत हैं। आंसर क्या होगा? डी आंसर करेक्ट है। 75 है, गदर पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसका गठन भारत के बाहर हुआ था और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित था। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। यद्यपि गदर पार्टी का गठन भारत के बाहर हुआ था लेकिन इसका मुख्यालय, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था, और संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, न कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसकी स्थापना 1913 में सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी। मोहम्मद बरकतुल्ला तथा सोहन सिंह भकना पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। सेकेंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है, बी। 76 है, भारतीय इतिहास के संबंध में त्रिरथ, पंचरथ और सतरथ किसके घोतक हैं? आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ, डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिरथ, पंचरथ और सतरथ शब्द मंदिर के अग्रभाग पर स्थित ऊर्ध्वाधर उभारों, यह विभाजन की जो संख्या उसको संदर्भित करते थे, जो समानता उत्तर भारतीय नगर शैली की जो वास्तुकला उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक मंदिर के रूप में वास्तुकला जटिलता की भव्यता को अलग स्तर से दर्शाते थे। 77 है, भारत में कारपोरेट औसत ईंधन क्षमता दक्षता
मानकों के संबंध में विचार करना है। इन्हें नीति आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। 77 का पहला गलत है, क्योंकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है इसने ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन की विनियमित करने के लिए 2017 में CAFE मानदंड लागू किए गए थे और विद्युत मंत्रालय के अधीन था। ठीक है, गलत होगा ये केवल पेट्रोल और डीजल के चलने वाले वाहनों पर ही लागू होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानदंड जो होते हैं इसमें पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन इस सब में शामिल होते हैं, बशर्ते उनका वजन 3500 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इनका उद्देश्य तेल पर निर्भरता को कम करना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है। ये बात करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, सही है। 78 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन निकाय होगा, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना भारत की जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू करने के लिए 2003 में की गई थी। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और NBA एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और यह भारत सरकार को संरक्षण जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को लेकर के यहाँ पर सुविधा प्रदान करती है। सेकेंड बात है, यह अधिनियम वैधों और हकीमों को पारंपरिक प्रथाओं के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग को छोड़ देती है। सेकेंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट होगी। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के बारे में विचार करना है। CCTS के तहत जारी किए गए कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के टन में दर्शाए जाते हैं। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, ये केवल अनिवार्य अनुपालन तंत्र माध्यम से संचालित होते हैं, जिसमें स्वैच्छिक ऑफसेट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर CCTS अनिवार्य अनुपालन स्वैच्छिक क्षतिपूर्ति दृष्टिकोण की दोहरी व्यवस्था माध्यम से काम करता है। ठीक है, इससे मौजूदा परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना के बुनियादी ढांचे से धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने के बजाय CCTS ढांचा पूरी तरह से चालू कार्बन बाजार संक्रमण के लिए पहले से मौजूद PAT योजना के बुनियादी ढांचे को लाभ उठाएगा। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 1 और 3 C। क्वेश्चन 80 नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के बारे में विचार करना है। CPCB का गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यह राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम और जल गुणवत्ता निगरानी को लागू करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करेगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 80 का 1, 2 और 3 सभी सही है। इविल क्वारंटेंट, इविल यहाँ से इंग्लिश से पढ़ते हैं इविल क्वारंटेंट, ठीक है। इसके बारे में पूछा कि जैव विविधता के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन शामिल इसमें नहीं था? इसमें शामिल जो नहीं है वो जाएगा यहाँ से जलवायु परिवर्तन, इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन शामिल होता है? पारावर्ष का क्षरण विखंडन, ठीक है, ये हो गया। अतिदोहन हो गया, ठीक है, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो गया, ठीक है, और सह विलुप्ति हो गया। ये 4 होते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन 82, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के उद्योगों को उनके प्रदूषण संभाव्यता के आधार पर विभिन्न रंग खंडित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन श्रेणियों के न्यूनतम से अधिकतम प्रदूषण भार के सही क्रम को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ से श्वेत, हरा, नारंगी, लाल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्लैक कार्बन के संबंध में विचार करना है। यह जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म कणीय वायु प्रदूषक होगा। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को अधिक गर्म करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा है, यह एक दीर्घजीवी प्रदूषक है जो कई वर्षों तक वायुमंडल में निलंबित रहता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि काला कार्बन वायुमंडल में थोड़े समय के लिए केवल कुछ दिनों तक ही सतह पर रहता है और जिसके बाद यहाँ पर वर्षा निक्षेपण द्वारा हट जाता है और इसी कारण ये अल्पकालिक जल प्रदूषण होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है। इसलिए यहाँ पर काले कार्बन का उत्सर्जन को कम करने से जलवायु में मानव स्वास्थ्य तुरंत लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ओनली 1 2 करेक्ट है। 84, बायोफिलिक यहाँ पर जो डिजाइन है उसके बारे में जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, ये किससे संबंधित होगी?
देखो जो यहाँ पर बायोफ्लिक डिजाइन जो है ये वास्तुकला और शहरी नियोजन की एक अवधारणाओं की जो निर्मित वातावरण में प्राकृतिक तत्वों जैसे पौधे, प्राकृतिक प्रकाश, जल संरचनाएं, जैविक सामग्री सब होती है और एकीकृत करके मानव जो प्रकृति होती है उसे संबंध में मजबूत करने का प्रयास करती है। और ये इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य की प्रकृति के प्रति सहज लगाव होता है और डिजाइन की प्रकृति शामिल करने को लेकर कल्याण, उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका 84 का। क्वेश्चन आता है 85। भारत में समर्पित माल गलियारे को लेकर विचार करते हैं। पूर्वी समर्पित माल गलियारा जो है EDFC बिहार के सोननगर को पंजाब के साहनेवाल से जोड़ता है। 85 का पहला करेक्ट है और ये लगभग 1337 किलोमीटर दूरी तय करता है। पश्चिमी समर्पित माल गलियारा जो है गुजरात के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि पीवाव और हजीरा को सेवा प्रदान करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है और ये 1506 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 85 का आंसर 1 और 2 दोनों यहाँ से करेक्ट है। 86 है निम्नलिखित में से कौन से स्थल यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जीवमंडल अर्जित रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इसकी आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा आपका हो जाएगा नुक्करी बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा आपका काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। गलत होगा क्योंकि काजीरंगा इसमें नहीं शामिल है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि काजीरंगा यूनेस्को मैन एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व है में भी इसके कार्यक्रम के अंतर्गत जो मंडल नीचे नहीं होगा, जबकि यहाँ पर काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है और बाघ आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में MAB में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। बाकी तीनों सही है, ABC मतलब 1 2 3। 87 है भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सागर बंधु अभियान प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है इसका? देखो भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के तत्काल मानवीय सहायता को आपदा राहत के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? B यहाँ से करेक्ट है। 88 है निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? आर्कटिक काउंसिल के सदस्य में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो कनाडा, ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी यहाँ से नहीं होगा इसमें, ठीक है। जर्मनी क्या होगा? जर्मनी इसमें नहीं है, राइट। जर्मनी छोड़कर सभी यहाँ पर इसमें सदस्य होंगे इसके। 1 2 4 5 करेक्ट आंसर है B। 89 निम्नलिखित में से कितनी वस्तुएं अन्य अक्षांशों की तुलना में विश्व क्षेत्रीय जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा एक तो पृथ्वी की सतह पर जो स्तर है उसमें जलवाष्प की मात्रा, पहला करेक्ट होगा। दूसरा है पृथ्वी की सतह पर धूल कणों की सांद्रता, ये बात गलत है क्योंकि धूल और नमक के कण आर्द्रता अवशोषक नाभिक के रूप में काम करते हैं जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल बनते हैं। अशुष्क पवनों के कारण उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में भूमध्य रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में धूल के कणों में सांद्रता अधिक पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर स्तर पर प्राप्त होने वाला सौर विकिरण, तीसरी बात भी गलत है क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है उसमें अधिकांश जो ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य से प्राप्त होती है और पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है, जिसे संक्षेप में सौर विकिरण कहते हैं। और उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में अधिकतम सौर विकिरण प्राप्त होती है जहां बादल सबसे कम होते हैं और भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सौर विकिरण प्राप्त होता है, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों वाले क्षेत्रों में महाद्वीपीय भूप्रपट्टी अधिक मोटी होती है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, पर्वत निर्माण अभिसारी प्लेट सीमाओं के कारण होता है। सेकेंड बात ये भी सही है क्योंकि महासागरीय भूप्रपट्टी की तरह महाद्वीपीय भूप्रपट्टी का निर्माण भी प्लेट विवर्तन के द्वारा होता है और अभिसारी प्लेट सीमाओं पर जहां विवर्तन की प्लेट आपस में टकराती हैं और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी में पर्वत का निर्माण की प्रक्रिया ऊपर की ओर उठती जाती है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 90 का आंसर 1 और 2 दोनों सही की व्याख्या भी कर रहे हैं। ए नंबर 91 है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना है। देखते हैं 91 को। पहला, निर्वाचन आयुक्त पद छोड़ने के बाद भारत सरकार के अधीन आगे किसी प्रकार की नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर वे सरकारी नियुक्तियों के वंचित नहीं किया जाता है इनको, ये बात गलत हो जाएगी। नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया सकता है, ये बात गलत है क्योंकि केवल वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
की सेवा की ही नियुक्ति उनके बाद में नुकसान के लिए बदले में संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, अन्य कार्यकारी अधिकारियों को नहीं। तीसरा, निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत के संचित निधि पर भरित होता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका वेतन जो होता है ये भारत की संचित निधि से नहीं लिया जाता है। गलत होगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका तीनों गलत है ना, तो डी करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 92, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के बारे में विचार करना है। ईडी के निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर की जाती है। पहला करेक्ट है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसकी स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो अधिनियम फेमा 1999 के अंतर्गत नहीं की गई है। इसका गठन काफ़ी पहले 1 मई 1956 को आर्थिक मामले के विभाग जो एक प्रवर्तन इकाई थी उसके रूप में की गई थी। 1 2 करेक्ट है, 2 बातें। 92 का बी। 93 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई के संबंध में विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। पहली बात 93 का करेक्ट है। जब कोई निजी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहता है तो अटॉर्नी जनरल की सहमति आवश्यक होती है। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें करेक्ट है। 93 का आंसर सी। 94 है, कृषि में भूमि आवरण फसलों के बारे में विचार करना है। दलहनी और गैर दलहनी फसलों दोनों प्रकार की फसलों का उपयोग भूमि आवरण फसल के रूप में किया जा सकता है। 94 का पहला करेक्ट है। इन्हें मुख्यतः वाणिज्यिक फसल के रूप में कृषि आय बढ़ाने के लिए उगाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आवरण फसलें विशेष रूप से मृदा को ढकने के लिए लगाई जाती है, न कि कटाई के लिए। यद्यपि कुछ दलहनों को नकदी फसलों के रूप में उगाया जा सकता है। ये वर्षा के बूंदों के मृदा सतह पर प्रभाव को कम करने के लिए मृदा प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। तीसरी बात करेक्ट होगी। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। यहाँ 1 और 3 करेक्ट है, तो बी। 95 है, निम्नलिखित में से कौन से सवाना जलवायु की प्रमुख विशेषता बताता है? सवाना जलवायु की प्रमुख विशेषता है, एक तो पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एकांतर रूप से उष्ण वर्षा युक्त ऋतु तथा शीतल और शुष्क ऋतु का पाया जाना। दैनिक तापांतर का कम होना। सेकेंड गलत है, क्योंकि सवाना क्षेत्र में दिन गर्म होते हैं और गर्मी की ऋतु में दोपहर तापमान 37 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होना आम बात है, और रात में साफ आसमान जो दिन की तीव्र गर्मी पैदा करता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ से गलत होगा। तीसरा, व्यापारिक पवनों की प्रधानता, तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 यहाँ से सही है, आंसर बी। 96 है, केंद्रीय चट्टानों के बारे में विचार करना है। पहली बात है, देखते हैं। पहला बोला है ऐसे केंद्रीय चट्टानों के बारे में, ये बोला है कि केंद्रीय चट्टानें उच्च दाब, तीव्र ताप या अपरोपण प्रतिबल के तहत पूर्व मौजूद चट्टानों में परिवर्तन के कारण निर्मित होती हैं। 96 का पहला करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, कैंतरण द्रव यह पिघली हुई अवस्था में ये होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि कैंतरण ये चट्टानों की खनिज जो संरचना होती है परिवर्तन की प्रक्रिया पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। यदि चट्टान पिघलती तो वह मैग्मा बनाती है और अंततः आग्नेय चट्टानों के रूप में जम जाती है, ना कि केंद्रीय चट्टानों के रूप में। ठीक, गलत होगा। कैंतरण की प्रक्रिया समानता पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर होती है। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 96 का आंसर बी। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 97 का, ये दर्शाता है जो चुरिया पहाड़ियाँ, डफला पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। डी नहीं सी, हाँ सी है। 98 है, विशिष्ट आर्द्रता के संबंध में विचार करना है। विशिष्ट आर्द्रता किसी निश्चित मात्रा में वायु के विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होती है। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे प्रति किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। यदि वायु में तापमान में परिवर्तन होता है लेकिन जलवाष्प का कोई योजन या निष्कासन नहीं होता है तो विशिष्ट आर्द्रता नियत रहती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी करेक्ट होंगे। डी। 99 है, भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के वनस्पति प्रतिरूप के संबंध में विचार करना है। पहली बात है
ये बोला है कि कम और अनियमित वर्षा की दशाएं सघन वन आवरण की तुलना में खुली झाड़ीदार वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल होती हैं। 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख पादप प्रजातियां प्रतिकूल ऋण जो ऋतु वाली दौरान पत्तियां गिराकर सूखे प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करेंगी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इस प्रकार की वनस्पतियां केवल भारत के उत्तर पश्चिम भाग तक ही सीमित होंगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति केवल उत्तर पश्चिम भारत तक ही नहीं बल्कि यहाँ पर इसी प्रकार की शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पति या मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भी पाई जाएंगी। तीसरा गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है, आंसर बी करेक्ट है 99 का। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। बंदर अंजली पत्तन के संबंध में विचार करना है। बंदर अंजली कैस्पियन सागर पर स्थित एक ईरानी पत्तन है और ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा होगा। 100 का पहला करेक्ट है। सेकंड, INSTC के तहत बंदर अंजली ईरान के भीतर एक सड़क मार्ग के माध्यम से चबहार पत्तन से जुड़ा हुआ है। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। बंदर अंजली भारत और रूस के बीच बिना किसी जो पोतांतरण है उसे सीधे समुद्री नौयान संचलन में सक्षम बनाएगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि माल को एक परिवहन के माध्यम से दूसरे स्थानांतरित किए बिना जो ये बंदर अंजली के रास्ते भारत और रूस के बीच कोई सीमा समुद्री मार्ग नहीं है, ठीक है। और ये समुद्री रास्ते में ईरान जाता है और यहाँ पर फिर रेल सड़क मार्ग कैस्पियन क्षेत्र तक जाएगा, जिसके बाद उसे आगे भेजा जाता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 100 का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में डीप टॉपिक आपको जाके पढ़ना है। ये इसका डीप टॉपिक जो रहेगा ना वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं ये वाला टॉपिक आपको पूरा अच्छा सा बना के शेयर कर दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन इसके और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लो PDF और अच्छे से रीड कर लो इस टॉपिक को। और भी देखो इस अपने, चलो इसका आंसर क्या होगा पहले बता देता हूँ। 1 और 2 करेक्ट है, ठीक है। इस पूरे पेपर में जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया बंदर अंजली करके, ठीक है। एक आया जैसे भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है ना। जितने भी टॉपिक आए यहाँ पर आपने क्वेश्चन तो कवर कर लिया, मान लो क्वेश्चन आपके सही हो गए। इन टॉपिकों को आपको कवर करना है। सवाना जलवायु क्या होती है, विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, ठीक है। जितने टॉपिक आते हैं यार इन सब टॉपिक को रीड करो और अच्छे से टॉपिक को पढ़ो। इनकी फसलें क्या होती हैं, है ना, ये कौन से उत्तर की दक्षिण की ओर नदियाँ थी, राइट। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में टॉपिक है, कैंत्रिक चट्टानें क्या होती हैं। तो इनके बारे में पूरा डीप में जाके आपको पढ़ना है, तब तो आपका टेस्ट ये सफल माना जाएगा, ठीक है। और अगर इन टॉपिक में जैसे कि मान लो कैंत्रिक चट्टानें आपके पास टॉपिक नहीं मिल रहा है, वैसे तो टॉपिक सबके पास होगा कैंत्रिक चट्टानें, कहने का एग्जाम्पल है। जैसे कि लास्ट वाला 100 वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कि नहीं मिलेगा शायद, तो मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। ये टॉपिक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और भी टॉपिक आपको अगर नहीं मिलते हैं तो बताना, मैं आपको पूरा टॉपिक के साथ MCQs भी शेयर कर दूंगा PDF बनाकर, ठीक है। तो अच्छे से टेस्ट को सॉल्व करना है और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।